दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके स्वागत है। कार्यक्रम में विशेष व्यक्तित्व संग हम सब विशेष प्रसंग पर बातचीत करते रहे छी। आजुक हमरा सबक संदर्भ अछि फोरम आ राजपा के गठबंधन के भविष्य की। संघीय सरकार में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सहभागिता भेला के बाद एखन तराई मधेश में व्यापक चर्चा है जे आब राजपा फोरम के जे गठबंधन के सरकार से प्रदेश नंबर 2 में ओकर भविष्य ओकर आयोग की हेतै। यावत चर्चा के विषय में आजुक हमरा सबक एक गोटे अतिथि के हम सब आमंत्रित केने छियन, जिनका से बुझ चाहबेन जे वास्तव में की छै राजपा फोरम के गठबंधन के भविष्य चुनौती सब। हमरा सबक अतिथि छथि पर्सा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 ख से प्रदेश सांसद में निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरम नेपालक प्रदेश सांसद छथि आ पार्टी के केंद्रीय सदस्य छथि प्रहलाद गिरी। उनका संगे बातचीत करब जे राजपा फोरम के गठबंधन के आयु की छे, चुनौती की छे, भविष्य केहन रहते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस तरह से संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकार में सहभागी हुई है, अभी तराई मधेश में व्यापक चर्चा है कि संघीय सरकार की जो सत्ता समीकरण में परिवर्तन हुई है उसका असर प्रदेश सरकार में भी पड़ने वाली है, क्योंकि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब प्रदेश सरकार में भी अपना स्वामित्व खोजने जा रही है। तो क्या है इसमें, क्या असर पड़ने वाली है प्रदेश सरकार को? देखिए, ऐसे तो व्यापक हल्ला है, हम लोग भी हल्ला सुन रहे हैं फेसबुक में, ऑनलाइन में व्यापक हल्ला है, लेकिन अंदर में वो सब कुछ नहीं है। अभी तक कल ही हमारे उपेंद्र जी से, हमारे अध्यक्ष उपेंद्र जी से बात हुई थी, तो ये सब कुछ नहीं है। क्या है कि ये हल्ला ही हल्ला का देश है नेपाल, उसमें भी मधेश तो ये तालाब में जो पानी जमा हुआ रहता है, एक रोड़ी जो पड़ता है तो वो तरंग उत्पन्न होता है ना, उसी तरह संघीय सरकार में, केंद्रीय सरकार में फोरम को जाने के बाद ये तरंग उत्पन्न हो गया है। ये होते रहना भी चाहिए। राजनीति में स्थिर और शांत नहीं, राजनीति में तरंगित होना चाहिए, तरंगित समय समय। लेकिन जिस तरह से लोग तरंगित हो रहे हैं, जिस तरह से लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अंदर में वो बात नहीं। इसको बहुत अतिरंजित तरीका से भी बाहर अपने अपने ढंग से लोग मैसेज कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं इस बात को, लेकिन अंदर में वो बात नहीं। अब उस दिन के संसद के बैठक में क्या कहा जाता है, राजपा की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार में, जितेंद्र सोनल आप लोग थे, वो पूरा एकदम निश्चित रूप से कहें कि किसी तरह का वो नहीं चलेगा। मैंने जो आशंका है ये नहीं होगा, गठबंधन दीर्घायु रहेगा, 5 वर्ष तक कमती में चलेगा, उसके बाद से क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन राजपा के ही बहुत सारे कुछ नेता लोग हैं, उनका कहना है कि फोरम नेपाल की गतिविधि और व्यवहार किस तरह से प्रस्तुत होता है भविष्य में, उसी तरह से इस गठबंधन की सरकार का आयु जो है वो निरंतर चलेगी या नहीं, उसमें भर पड़ता है। नहीं, ये क्या है कि देखिए, गतिविधि कहने का मतलब राजपा और फोरम का जो गठबंधन है प्रदेश नंबर 2 में है। अब इसी चुनाव में, विगत चुनाव में प्रदेश नंबर 2 के अलावा जो क्षेत्र है मधेश का, वहाँ नहीं हुआ। अपने अपने ढंग से लोग लड़े, आने वाला सीट भी गया। यदि उधर भी गठबंधन हुआ रहता तो सीट ज़्यादा बढ़ता, राजपा का भी बढ़ता, फोरम का भी बढ़ता। तो गठबंधन तो 2 नंबर प्रदेश में नहीं हुआ है, आधार क्षेत्र भी यही है। ठीक है, तो अब केंद्र के लिए तो गठबंधन नहीं हुआ। केंद्र में तो राजपा भी स्वतंत्र है, फोरम भी स्वतंत्र है, अपने ढंग से अपना राजनीतिक कैसे मिशन लेकर जाना है, कैसे करना है, मधेश के मुद्दा को, मधेश के आंदोलन को कैसे संबोधन करना है, कहाँ कैसे लेकर जाना है, ये अपना अपना सोच है। बाकी रहा 2 भाई हैं मिलकर, फोरम और राजपा प्रदेश नंबर 2 में, तो स्वाभाविक है कि दोनों को एक दूसरे को समस्या बुझना होगा, एक दूसरे को, और जो मिशन है, मिशन जो है मधेश के पहचान को स्थापित करना, मधेश के मुद्दा को स्थापित करने के लिए इसको बेस एरिया 2 नंबर प्रदेश को आधार इलाका के रूप में स्थापित करना। इसके लिए तो थोड़ा नीचा ऊपर होने के बावजूद भी आपस में मेल मिलाप करके जाना है। आपने कहा फोरम और राजपा 2 भाई है, और तराई मधेश में एक परंपरा है, भाई भाई में बहुत झगड़ा होता है, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, भाई भाई में झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, मेल मिलाप भी होता है जी। जनरल जगह देखा गया है, यही नहीं मधेश
मदेशे के लोग बदनाम है, ऐसी बात नहीं है। संसार में चारों ओर है, प्यार मोहब्बत भी होता है, मेल मिलाप भी होता है, एकता भी होता है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार भी होता है। कभी कभी भाई भाई एक दूसरे को जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये तो समय और परिस्थिति का देन है। इसलिए दोनों भाई भाई हैं क्योंकि मिशन एक है, एक ही आंदोलन से जुड़े हुए हैं, एक ही आंदोलन के गर्भ से जन्मे हुए हैं। भाई भाई नहीं हुए, जुड़ुआ भाई बहन कहने से भी होगा, था थोड़ा आगाड़ी पछाड़ी के भाई कहने से भी होगा, लेकिन दोनों का मिशन एक है। प्रहलाद जी, आप उमेर से भी बहुत अनुभवी नेता लगते हैं। जिस तरह पोखरा में अभिव्यक्ति आई है प्रचंड का, नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड जी का जो अभिव्यक्ति आया हुआ है, जो मतलब प्रदेश नंबर 2 की सरकार को अस्थिर करके, उसमें चल खेल करके, षड्यंत्र करके, संघीय सरकार में जो एक षड्यंत्र करने की साजिश थी उसको हमने रोका, फोरम को सरकार में लाकर। तो नेकपा के नेतृत्व में रहे, संघीय सरकार में आप लोग गए, तो जाहिर सी बात है कि अब एक हिस्सा होने के नाते यहाँ पर आपके नेतृत्व में सरकार है, तो उन लोगों को भी इस प्रदेश सरकार में तो हिस्सा चाहिए, तो उसको किस तरह से समायोजन होगा? अब देखिए, इस तरह का बात, शेयरिंग का बात जो है प्रदेश नंबर 2 में समझिए कि अभी आम रूप में नहीं आया है। अभी यदि बातचीत भी चल रहा होगा तो टॉप लेवल में चल रहा होगा, ऊपर, इधर जनरल नीचे नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस तरह की वातावरण अगर आ जाता है तो उसके बाद किस तरह से इसको है हमारे दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छथि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्रीय सदस्य प्रशासक प्रदेश सभा प्रदेश सांसद में निर्वाचित प्रहलाद गिरी। हिनका संगे बातचीत भ रहल अछि जे राजपा फोरम गठबंधन के सरकार के भविष्य की चुनौती सबकी की। प्रहलाद जी, जो हम कह रहे थे कि संघीय सरकार जिनके नेकपा के नेतृत्व में संघीय सरकार है, उसमें आप लोग जब अब सहभागी हो गए हैं, अगर उन्होंने चाहा कि मैं भी प्रदेश नंबर 2 की सरकार में समावेश हो जाऊं, तो आप लोग किस तरह से उनको मिलाएंगे? अब देखिए, मूल बात है कि हम लोग जो सहभागी हुए हैं, आप लोग भी सुने ही जाने कि संविधान संशोधन ये बात बहुत पहले से चल रहा था। केपी का ये समझिए नेकपा का बहुत पहले से प्रयास था कि आए, राजपा भी आए, फोरम भी आए सरकार में। इसके लिए सीट भी वो लोग छोड़कर रखे हुए थे। हम लोग को शर्त था कि पहले मधेश आंदोलन से उठा हुआ संशोधन जो है, संविधान संशोधन का मुद्दा पहले तुम सहमति करो अथवा गारंटी करो तो हम आएंगे, ऐसे पद के लिए नहीं जाएंगे। कितना दिन लंबा भी खिंचाएंगे, होते होते अभी आकर हम लोग सुने हैं कि सहमति हुआ है, जिसके उसके बाद गए हैं। अब ये तो नहीं सहमति, जैसे हमको लगता नहीं है कि ये 2 नंबर प्रदेश में भी हमारा सहभागिता होना चाहिए, शेयरिंग होना पड़ेगा कहकर इस तरह का बात हम लोग अभी तक नहीं सुने। यदि बात इस तरह का होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी होगा। यदि इस तरह का बात नहीं होगा तो नया बात भी आ सकता है। अब आएगा तो देखा जाएगा। उस तरह का वातावरण अगर सृजना होती है तो नेकपा को इसी सरकार में समावेश करेंगे कि फिर से एक नया उसके लिए तो सरकार गठबंधन जो है राजपा वगैरह से बैठकर, अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बैठकर सलाह करेगा, छलफल करेगा, क्या उसमें तय होता है उस अनुसार से जाएगा। लेकिन अभी इस तरह का बात नहीं उठ रहा है। अंदर से बाहर से व्यापक रूप से आ रहा है कि ये सरकार ढलेगा, ये सरकार ढलेगा, लाल बाबू जी का रिप्लेसन होगा और दूसरा नेतृत्व आएगा, नेकपा आएगा, राजपा बाहर जाएगा। एक व्यापक हल्ला चल रहा है। गलत है हल्ला। ये हल्ला हमको लगता है कि इसमें और बहुत अतिरंजित है। गलत पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 100% गलत के बीच में कुछ न कुछ अंश सत्य रहता है। तो गलत 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन अतिरंजित है, ज़्यादा अतिरंजित है ये बात। अभी तक अंदर से कोई कुछ इस तरह का बात नहीं है। मतलब संघीय समाजवादी फोरम नेपाल की एक एजेंडा है, बार्गेनिंग पॉइंट संविधान संशोधन। सबसे पहले संविधान संशोधन करो, उसके बाद हम प्रदेश सरकार में भी तुम्हें लाएंगे। नेकपा को ये बात कह सकती है फोरम? नहीं, अब फोरम इस तरह का बात ऑफर नहीं दिया है जैसे हमको लगता है। संशोधन करो हम लाएंगे कहकर इस तरह का बात नहीं हुआ है। अब संशोधन करने के लिए सहमति हो गया है, अब करे ना करे वो तो भविष्य बताएगा। जितना कार्यान्वयन होता है तो भविष्य बताएगा, लेकिन विश्वास पर न दुनिया चलता है। हालांकि ये खस शासक लोग तो बार बार धोखा देते आए,
हम लोग सभी वो लोग सहमति किए हैं, समझौता किए हैं, हम लोग पालन किए, वो लोग भी पालन नहीं किया है, तो क्या ठिकान है? कल धोखाधड़ी भी हो सकता है। लेकिन ये आप सहमति कीजिए, सरकार में मिलाइए, हम भी मिलाएंगे, इस तरह का बात नहीं हुआ है जैसे हमको लगता है। मतलब आप लोग अभी भी विश्वस्त नहीं है कि ये जो सरकार है, संघीय सरकार नेकपा, हमारी जो संविधान संशोधन की एजेंडा है उसमें मतलब 100% संशोधन करेंगे ही? ज़्यादा आशा है, 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। आशावादी हैं लेकिन पूरे भरोसा नहीं है। लेकिन जहाँ आशा रहता है वहाँ थोड़ा थोड़ा भरोसा करना ही चाहिए। भरोसे के साथ न गया गया। आपकी पार्टी संघीय सरकार में जिस तरह से सहभागी हुई, अभी 2/3 बहुमत, स्पष्ट बहुमत है, 2/3 बहुमत संघीय सरकार का, तो संविधान संशोधन करने में तो कोई अभी आप दिक्कत नहीं रहा? समस्या नहीं है, सिर्फ विचार का समस्या है, सोच का समस्या है। पहले वो लोग कहते थे कि 2/3 बहुमत नहीं है, कहाँ से होगा? तो अब फोरम को, संघीय समाजवादी फोरम को मिल जाने के बाद 2/3 बहुमत हो गया। अब उन लोग को कोई अड़चन नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कब तक प्रतीक्षा करेंगे संविधान संशोधन? एक होता है ना डेडलाइन। अब इसका टाइम बाउंड तो नहीं है, इतना दिन में संशोधन करो, नहीं तो हम सरकार से जाएंगे। अब क्या है कि देखिए, ये हमको लगता है, मैं भी इस गठबंधन को केंद्र में संघीय सरकार में फोरम को जाने के लिए पक्ष में मैं भी एक, हालांकि अपना अपना विचार होता है। इसका विभिन्न कारण है। आप भी चाहते थे कि फोरम जाए? इसका कारण ये प्रदेश नंबर 2 में जो सरकार है फोरम और राजपा का, और नेपाल में जो संघीयता लागू हुआ है, सारा संघीयता 2 नंबर प्रदेश में लागू है। यहाँ सफल होगा, चारों ओर सफल होगा, यहाँ नहीं होगा तो सब असफल हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा होने के चलते प्रेशर तो कम करना पड़ा। कम करने के लिए भी सहभागिता और सहकार करना जरूरी है, सहअस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर। वहाँ जब सहभागिता होते हैं प्रेशर कम होगा। दिल्ली में केजरीवाल जैसे होकर तो काम नहीं चलेगा। दिल्ली में जो केजरीवाल, मतलब घर में घुस करके काम निकालो। हाँ, दूसरी बात क्या है कि हमारा मेन अभी कार्यदिशा कहिए या लक्ष्य कहिए, अभी लक्ष्य तो नहीं, कार्यदिशा, कार्यभार 2 नंबर प्रदेश में संघीयता कैसे बचाया जाए। यहाँ बचेगा, 7 प्रदेश में बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा तो कहीं नहीं बचेगा। हालांकि नहीं बचने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो संघीयता को खड़े लील जाना चाहते हैं, लेकिन लीलना भी उतना आसान नहीं है। तो यहाँ हमारा पहला धर्म बनता है इस सरकार को टिकाना और संघीयता को टिकाना। यहाँ 2 नंबर प्रदेश में तो चारों ओर होगा, नहीं तो इसी के सारा नियम कानून, सारा आग्रह पूर्वाग्रह, इसी के चलते जो केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार जो कर रहा है, तो उनका अपना भी जो प्रदेश में सरकार है, वहाँ के सरकारी पक्ष कुर्सी पर बैठे वाले वो लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। वो लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। जो भी नीति वो लोग बना रहे हैं नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो नीति तो एक 2 नंबर के लिए तो नहीं है, सबके लिए होगा। अंदर में थोड़ा इजी कर देंगे, वो अलग बात है अपना होने के चलते, लेकिन आम रूप में देखने पर तो अनईजी तो उन लोगों को भी फील होगा जी। तो क्या है कि अभी इतना इसको असफल पाना, अच्छा खा जाना, अच्छा समाप्त कर देना इतना सहज नहीं है। हाँ, एक संघीयता के माध्यम से मधेश को जनता के थोड़ा ही जगह में, मधेश विशाल न है, पूरब से लेकर पश्चिम तक है, लेकिन 8 जिला को जाकर सीमित किया। अभी जो राज सत्ता, नेपाली राज सत्ता 250 वर्ष के बाद में जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग और संचालन करने का, संचालन और उपभोग करने का मौका मिला है, इसको कैसे लोग जाने देंगे? लोग जो बुझ रहे हैं कि बहुत सहज है, सहज थोड़े हैं, बच्चा का खेल थोड़े हैं। इसलिए इस गठबंधन को टिकाकर इस संघीयता को टिकाना अभी का दायित्व मेरे समझ से। इसलिए इस पर प्रेशर कम पड़े, केंद्र में सहभागिता होनी जरूरी है मेरा। अभी आपका जो पार्टी है संघीय समाजवादी फोरम, उनके अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी ने कहा कि अगर संविधान संशोधन नहीं होता है तो मैं किसी भी समय इस सरकार से बाहर हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है कितने दिनों सहयात्री के रूप में चल सकते हैं सरकार के? जब तक चल सकेंगे तब तक चल सकेंगे। आस और भरोसा रहेगा, चला जाएगा। जब आस भरोसा टूट जाएगा, छल किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कोई ये तमस्सुक तो नहीं है कि ये 5 वर्ष के लिए हम साथ ही रहेंगे, तुम हमको लतियाते रहो, तुम हमको पीटते रहो, तुम हमको विभेद करते रहो और हम सहते हुए चलेंगे, ये बात तो नहीं है। जो कबूलनामा हुआ है, जो कबूलियत हुआ है, जो सहमति है, उसको लागू करो। उसके लिए भी तो एक समय है ना।
एक समय होगा। अब कहेगा कि हम 4.5 वर्ष लिए चलेंगे, अंतिम में करेंगे, तो उसको थोड़े कोई मानेगा। अब देखिए कैसे चलता है। अभी भी तो स्वाभाविकता हुआ। लेकिन आम जनता की एक आशंकाएं है कि उपेंद्र यादव जी तो सरकार में चले गए, अगर 4 वर्ष सरकार में रह लेंगे, उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आ जाएगी तो उस वक्त जा कर के कहेंगे कि मैं इस सरकार से बाहर हो रहा हूँ, संविधान संशोधन नहीं हुई, मैं फिर आंदोलन करूँगा, तो ये तो धोखाधड़ी होगी ना मधेसी जनता से। देखिए, अब धोखाधड़ी कहिए या जो कहिए, आम जनता का बात नहीं है। आम जनता के बीच में कुछ अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग इस तरह का बात ले जा रहे हैं और कहवा रहे हैं, तबका कह रहा है। आपको हम देखे हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास हम देखे पढ़े हैं, कितना कितना समझौता किया महात्मा गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अंग्रेजों ने, फिर उसको पालन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, आंदोलन टूट गया? सो बात नहीं, आंदोलन तो हुआ ना। मान लीजिए वो अब 4 वर्ष के बाद अब इस तरह का भविष्यवाणी करना हमको ठीक नहीं लग रहा है। अब विरोधी लोग तो कुछ भी कहेंगे, जो फोरम सरकार में गया नहीं चाहने वाले लोग भी नाना किस्म की बात करेंगे, तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे। इस तर्क वितर्क में कोई वो नहीं है। प्रयास हम करेंगे, इसी के अंदर में हो, नहीं होगा तो हम आएंगे। अब 4 वर्ष के बाद में आएंगे तो धोखाधड़ी एक ही बात नहीं है। तब तक यहाँ तो चलता रहेगा। यहाँ हमारा संघीयता तो मजबूत होगा नहीं, हमारा प्रदेश तो मजबूत होगा नहीं, देश होगा नहीं। उस तरह की बात में कोई खास तर्क नहीं होगा। चलिए प्रसंग अब थोड़ा चेंज करते हैं। कल नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हो रही है, आपकी सरकार जी करने वाली है, तो क्या क्या प्राथमिकता में रहा है उस नीति तथा कार्यक्रम में? अब तो आया ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं है, तो अभी क्या कहा जा सकता है। लेकिन हमको लगता है जो भी आएगा अच्छा ही है। विकास निर्माण का काम जो होगा 1 साल के अंदर में ये सरकार क्या क्या करेगी, उसमें प्राथमिकता क्रम में आएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है, उद्योग धंधा का विकास करना है, पर्यटन का विकास करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो माफियागिरी हो रहा है उसको समाप्त करना है, शांति सुरक्षा कायम करना है। और हमारी सरकार जो है ये प्रदेश नंबर 2 की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान ये है, सामाजिक जो समझिए नहीं किस्म जो समस्या है इसको हल करने के लिए आएगा ही। अच्छा, अभी तो हम लोग देखे नहीं है। लेकिन एक मान लीजिए आप एक स्वतंत्र सांसद है, परसा जिला से हैं आप, और परसा जिला जो कि अपार बहुमत दी मधेशवादी दल को, परसा जिला की जनता सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रदेश और संघीय सांसद जीते हुए हैं उधर से। तो एक परसा जिला के स्वतंत्र सांसद के नाते आप क्या क्या चाहते हैं इस बजट में, नीति तथा कार्यक्रम में, परसा जिला के लिए? एक सांसद की हैसियत से, प्रदेश सांसद की हैसियत से, स्वतंत्र मत कहिए, मैं तो पार्टी के सांसद हूँ। मान लीजिए आप स्वतंत्र हैं, एक क्षेत्र के सांसद हैं, तो आप क्या क्या चाहेंगे इस बजट में? देखिए, थोड़ा देर के लिए आप फोरम नहीं है। हाँ, तो अब सबसे पहले क्या है, शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम हो, क्योंकि नियम कानून बने और प्रदेश सरकार जो अपना उपस्थित हर एक जगह स्थापित करे। अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नियम कानून नहीं बना। गृह मंत्रालय एक हो रहा है, सुरक्षा निकाय दूसरे हो रहे हैं, प्रशासन दूसरे तीसरे ओर चल रहा है, जनता एक हो रहे हैं और दूसरे हो रहे हैं। इसको चैनल स्थापित करना अभी जरूरी है। अब ये समझिए कि ये सरकार चारों ओर पीछे बना देगी, चारों ओर अस्पताल बना देगा, हॉस्पिटल, ये बात नहीं है। अभी तो राजनीतिक अधिकार की लड़ाई है और इस संहिता को स्थापित करना है। पहले प्रमुख काम ये है। इसके साथ साथ जनता की आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण जो है मेरे समझ से ये अनवरत रूप से चलने वाला चीज है। सारा संसार विकसित हो जाएगा तो अभी विकास का काम होता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला चीज नहीं। तो इसीलिए 1 वर्ष में ही सारा चीज हो जाए वो बात नहीं है। उसका पूर्वाधार तैयार करने के लिए नियम कानून आईन संस्था वगैरह स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। हमको लगता है 1 वर्ष से इसी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ सामान्य रूप से शांति सुरक्षा और जनता को जो चाहना है उस चाहना अनुरूप विकास निर्माण का काम तो करना ही होगा। खास करके जैसे कृषि प्रधान जगह है, ये क्षेत्र है, ये नेपाल को अन्न खिलाने वाला अन्नदाता ये क्षेत्र, ये प्रदेश है, तो कृषि को तो आधुनिकीकरण करना होगा। मेरे समझ से कृषि में चकलाबंदी करना होगा। इस तरह टुकड़ा टकड़ी की करने से नहीं काम चलेगा। चकलाबंदी करके सिंचाई, यातायात का सुविधा, बिजली का सुविधा, विद्युत का सुविधा, बाजार का सुविधा, उसमें विविधीकरण करना है, मिश्रणीकरण करना है, आधुनिकीकरण, ये और उस पर आधारित उद्योग धंधा का विकास, कृषि में आधारित
उद्योग धंधा जड़ी बूटी के जैसे यहाँ मज़ा से खेती किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान लोग परंपरागत रूप धान और गेहूँ बोते हैं, खेती करते हैं, मकई खेती करते हैं, जिससे आमदनी कम होता है। लगानी ज़्यादा है, आमदनी कम है, घाटा है, तो इसको आधुनिकीकरण करना होगा। जब पैसा आ जाएगा, लोग समृद्ध होगा। शिक्षा दीक्षा भी यहाँ बहुत माफिया है, चल रहा है, क्या कहेगा। हम यदि शिक्षा मंत्री रहते तो शिक्षा में जो माफियागिरी चला उसको हम समाप्त करते, चाहे जितना भी कीमत हमको चुकाना पड़ता, इसके लिए हम चुकाते। और मैं देखता हूँ अपने घर में खड़ा रहता हूँ, मेरा नाती पोता सब, छोटा छोटा बच्चा सब अपने शरीर से जो ज़्यादा डबल वजन वाला बास्ता जब झोला जब पीठ पर बोकर चलता है, तेरा मेरा दिल दर्द से तड़प उठता है। ये करे तो क्या, ये क्या है? ऐसा भी शिक्षा होता है? ऐसे निहुर कर लूँ, नौ कर लूँ, बच्चा सब चल रहा है, उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन बिगड़ जाएगा। ऐसा शिक्षा होनी चाहिए। हर एक साल कुछ बदल रहा है, इस पर भी वर्क होगा, काम होगा। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे। कम से कम 2 नंबर प्रदेश में शिक्षा में माफियागिरी जो है वो समाप्त हो। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में है, उसी तरह। और हमारे यहाँ जो सामाजिक विभेद है बेटा बेटी के बीच में जो है, इसको भी धीरे धीरे कम करते चल रहा है। पहले मानसिकता बदलना होगा, उसके लिए शिक्षा का पर जोर देना होगा। पर्यटन, और लोग क्या बोलते हैं खाली पहाड़ी में पर्यटन होता है, खाली काठमांडू का वो पुराना मंदिर का जो है मूर्ति और जो है क्या क्या देखकर वही पर्यटन नहीं। पर्यटन तो के अंदर में बहुत कुछ है ऐसा। पर्यटन का बहुत अच्छा से प्रदेश नंबर 2 में विकास किया जा सकता है। यहाँ है लोग पूछते हैं कि तराई में भी पर्यटन होता है, समतल भूमि में भी पर्यटन होता है। गजब बात है। इस तरह का मानसिकता हमसे एक पत्रकार पूछा था जी। लोग तो यहाँ सोच रहे हैं कि जी समतल भूमि में भी पर्यटन होता है। अरे पर्यटन तो राजस्थान के मरुभूमि में होता है जी। संसार के लोग जाता है देखने। तो हमारे तो उपजाऊ भूमि है, यहाँ विभिन्न किस्म का है, वन जंगल है, जानवर हैं, पहाड़ हैं, घना जंगल है, खोला नाला है, जैविक विविधता है, धार्मिक संस्कृति। हमारे जानकी मंदिर है, हमारे परसा जिले का पारसनाथ का मंदिर है, सहलेस है और सिमरौनगढ़ है। वैसे नहीं होगा, हम लोग भी समृद्ध प्रदेश बनाया जा सकता है। आपके क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या समस्या है वहाँ के, आपके क्षेत्र की विकराल समस्या जो कि आपको बहुत जल्दी उसको संवारना है? देखिए समस्या, अब विकराल तो उस ढंग का जो कहा जाता है, विकराल शब्द का जो अर्थ है उस ढंग का विकराल तो नहीं है। यातायात का समस्या है जो धीरे धीरे हो रहा है, बिजली बत्ती का समस्या है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई की समस्या है। स्कूल खुला है, पूर्वाधार है, भव्य भव्य बिल्डिंग है, टीचर आते हैं जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या है जो हाँ अब कृषि में तो समझिए गए चारों ओर हुए हैं। लेकिन तत्काल में हमारे यहाँ बॉर्डर इलाका होने के चलते तस्करी काफ़ी हो रहा है। प्रशासन के मिलों मतों में तस्करी काफ़ी चल रहा है, वो भी एक समस्या है, उससे आम जनता भी पीड़ित है। शांति सुरक्षा बीच में थोड़ा खसका हुआ था, लेकिन इधर करीब करीब ठीक चल रहा है शांति सुरक्षा मामले में। और बाकी अब विकास निर्माण का काम रोड शोड ये जो है बड़ी धीमी गति से चल रहा है। और हमारे यहाँ का जो स्थानीय तौर जो है ना, सरकार जो गठन हुआ है बड़ा विचित्र अवस्था में। प्रमुख जीता है एक पार्टी का, बाकी बहुमत दूसरे का जीता है ही नहीं। मेले मिले अपने, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बजट है इस तरह थनका हुआ है, बजट लैप्स होने का। अब मैंने बजट इस आर्थिक वर्ष में पूरा कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि आधा भी नहीं खर्च हुआ। ये अवस्था है वहाँ का। मिला जुलाकर अब वही जो जनरल अवस्था है वही है, खास अब संकटकालीन अवस्था उस तरह का नहीं है। आपके जिला में एक मेडिकल कॉलेज भी है और आपके अध्यक्ष जी स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, तो क्या है परसा जिला में व 2 नंबर प्रदेश में आपके हिसाब से स्वास्थ्य क्षेत्र की अवस्थाएं क्या क्या है, क्या क्या सुधार करना चाहिए? देखिए मेरे मेडिकल कॉलेज वगैरह जितने हैं सब शिक्षण त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय का अंतर्गत है। शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है। हम लोग जनरल रूप में सोच लेते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मेडिकल कॉलेज है उनके अधीन होगा, ये तो यूनिवर्सिटी के अधीन है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। बाकी रहा मेरे समझ से, अब हम उपेंद्र जी से इसके बारे में बातचीत नहीं हुआ है, सिर्फ फोन में बधाई में दिया। काठमांडू जाया जाएगा तो उनसे बैठा जाएगा तो थोड़ा सा यदि वो आवश्यकता समझे, अथवा हम लोग एक नागरिक होने के चलते, एक प्रदेश सभा हो सदस्य होने के चलते उनको कुछ हम लोग फीडबैक देने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहली बात है कि यहाँ जो है प्रदेश नंबर 2 जो है माफियागिरी इसको समाप्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जनता को सर्वसुलभ तरीका से जो स्वास्थ्य सेवा नहीं पुग रहा है। कुछ दिन पहले सरकार जो केंद्रीय सरकार जो बोला था घर दैलो में स्वास्थ्य सेवा, अरे हर एक वार्ड में हर एक गाविस में स्वास्थ्य चौकी भवन बना देने से स्वास्थ्य सेवा पुग गया। जहाँ एक सीटामल नहीं मिल रहा है, जहाँ एक जीवन जल नहीं मिल रहा है, तो प्राविधिक रूप से स्वास्थ्य सेवा नहीं पुगा। वास्तव में जनता को सुलभ तरीका से जो वंचित वर्ग है, जो होने खाने वर्ग है, तो वो तो पटना भी जाकर इलाज कराएगा, दिल्ली भी जाकर इलाज कराएगा, काठमांडू भी जाकर इलाज कराएगा। आम आधारभूत जनता के बीच में स्वास्थ्य सेवा कैसे सुलभ तरीके से आए, इसके बारे में एक पॉलिसी बनाना ही होगा, जाना ही होगा। इस तरह का हम लोग सलाह देंगे। परसा जिला में शहरी विकास किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा मंत्रालय जो है शहरी विकास मंत्रालय भी आपके ही पार्टी का मिला है, तो जैसे कि बीरगंज महानगर पालिका हो गया और बाकी जो शहर उन्मुख जगह सब है, आपको क्या लगता है कि परसा जिला में क्या है संभावना शहरी विकास के लिए? देखिए, शहरी विकास कार्यालय जो है ना, मंत्रालय अभी हमारे पार्टी के इस्तेहार कराई जी हुए हैं। शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत जो कार्यालय है ना, जिला में व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार परसा जिले में भी। हाँ, इस साल का बजट में कहाँ कहाँ घर बना रहा था जनता का हम लोग पता नहीं चला। हम लोग पता नहीं चला जी। पार्टीगत आधार पर अपने अपने आदमी को लाकर, नेपाली कांग्रेस का जो सरकार था ना, अपने अपने आदमी को लाकर अपने अपने अनुसार से काम किया गया। चेंज होते रहा। पहले जब आया तो जिस क्षेत्र में है, ये हर एक जिला में 1000 घर बनाना, तो जिस जिला में 5 क्षेत्र था, 5 में 200 एक क्षेत्र में, तो निर्वाचित सांसद जो हैं, सभासद जो है उसके अध्यक्षता में और सांसद लोग होकर बनाने का बात है। इधर सुनिए कि नियमावली चेंज कर दिया है, उसका कोई अर्थ नहीं है अपना मनमानी करने के लिए। ये सब विकृति है। और परसा जिला तो एक उपजाऊ जमीन है, जमीन वाला जगह है। अभी अभी वहाँ भी लहर चला है शहर उन्मुख होने का, बाजार उन्मुख होने का। यातायात का थोड़ा सुविधा जो जा रहा है, बढ़ रहा है, बिजली बत्ती का हो ही गया है, स्कूल कॉलेज वगैरह जगह जगह पर खुलिए रहा है। थोड़ा लोग में नई चेतना का, जन लहर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। शहरीकरण का भविष्य अच्छा है। लोग शहर उन्मुख हो रहे हैं, अथवा अपने जगह को शहर बनाना अथवा शहर में जाकर बसवास करना, इस तरह का एक प्रवृत्ति बढ़ रहा है। परसा जिले में भी तेज गति से बढ़ रहा है। अभी तक बहुत सारे परिवर्तन हुए देश में। आप सब नेपाली कांग्रेस को भी देखा, तत्कालीन एमाले, माओवादी जो कि अभी नेकपा हो गए, सभी को देखा है आप लोग। आपको क्या लगता है कि मधेश की जो मुद्दा है, एजेंडा है, अभी तक का जो संघर्ष है, उनसे सबसे ज़्यादा बेईमानी किस पार्टी से हुई है? देखिए, अब बेईमानी की बात करते, बेईमान सब है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। क्योंकि आपके ही पार्टी के अध्यक्ष जी उपेंद्र यादव जी बोले हैं कि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अब कांग्रेस की विकल्प देगी, क्योंकि कांग्रेस नेकपा जो कम्युनिस्ट पार्टी है, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, उनसे अब नहीं लड़ने की औकात कांग्रेस के पास नहीं है, तो हम लोग कांग्रेस के विकल्प में आएंगे। ठीक है, ये अलग बात है। इसको मैं जोड़ अलग बात है जी। क्या है कि कांग्रेस का अब दिल लद गया है, अंदरूनी रूप से खोखला हो गया, उसके साथ कोई विचार नहीं है। वो तो राणा काल था, प्रजातंत्र का नाम लेकर, मानवाधिकार का नाम लेकर, प्रजातंत्र जनता को अधिकार का नाम लेकर राजनीति किया था, तो जनता का अधिकार स्थापित हो गया। अब कहाँ कोई राणा है चाहे शाह है कि जो हड़पने जा रहा है, ये प्रजातंत्र का दुहाई देता रहेगा। उसका मेन यही नहीं था उद्देश्य उसका। तो अब वो तो चला गया, अब तो सब प्रजातंत्रवादी हो गए, सब लोग प्रजातांत्रिक हो गए, कम्युनिस्ट लोग भी हो गए, जो कल हथियार उठा कर जा रहे थे वो लोग भी आज प्रजातंत्रवादी हो गए। इसलिए वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस का पक्ष बहुत कमजोर हुआ है। और इतना दिन 46 साल के बाद में से अधिकांश समय कांग्रेस सरकार में रहा। खाली सरकार बनाना बिगाड़ना, अपने बहुमत के सरकार को भी अवधि तक नहीं चला पाना, कांग्रेस की विशेषता है जी। लोग कहता है, पहले कहता था कि जो कुकुर को घी नहीं पचता है और कांग्रेस को बहुमत नहीं पचता है। तो नेपाली जनता कब तक देखती रही? कब तक देखती रही? जब तक सशक्त विकल्प उसके सामने नहीं था तो देखती रही। लेकिन अब तो सशक्त विकल्प के रूप में आ रहा है। वाम गठबंधन, ये नेकपा ही समझिए, कहिए ना, आ गया है। अब तो उनसे कहीं गुना सशक्त रूप से आ गया है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब इस तराई में खास करके जो अभी थोड़ा सा लोग चेतनशील नहीं है, कम है, और जो उलझे हुए हैं वैचारिक रूप से, उन लोगों को नेतृत्व देने के लिए संघीय समाजवादी फोरम है, आ ही रहा है। रिप्लेस करना जरूरी है यहाँ पर। बूढ़ा बैल हो जाने से, बूढ़ा गुरु हो जाने से, बैल हो जाने से हल नहीं जोतता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको आराम करने दिया जाता है। तब वही है कांग्रेस का। बाकी रहा मधेश के मुद्दा के साथ बेईमानी की बात है, सब समान रूप से बेईमान है। कम्युनिस्ट पार्टी भी समान रूप से बेईमान है, कांग्रेस भी है। हाँ, कांग्रेस अपने को क्या है कि जिस तरह रामनवमी चादर ओढ़ लेने के बावजूद आदमी जो भी सन्यासी नहीं होता है, रामनवमी चादर ओढ़ के जनता को दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत बेईमान होता है। उसी तरह नेपाली कांग्रेस की बात है, उसी तरह नेपाली कांग्रेस की बात है। बाकी रहा कम्युनिस्ट पार्टी जो है, हमको ये समझ में नहीं आता है नेपाल में कैसा कम्युनिस्ट पार्टी। मैं तो बहुत सारा जिंदगी उसी में बिताया। नेकपा एमाले कोऑर्डिनेशन केंद्र था, उस समय से मैं लगा हुआ इस आंदोलन में, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि नेपाली कम्युनिस्ट लोग कैसे हैं। कारण अपने को मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवाद तो एक परिशील विचार है, संसार को परिवर्तन करना, संसार को निर्माण करना, मार्क्सवाद यही कहता है, मार्क्सवादी दर्शन यही बोलता है। और जो अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, इसको तो अक्षर से पालन करना चाहिए, मैक्सिमम से पालन करना चाहिए ना। तो यहाँ के कम्युनिस्ट लोग नस्लीय भावना से प्रेरित होकर जो भी नीति नियम बनाते हैं, मार्क्सवादी दर्शन तो हरेक किस्म के शोषण, दमन, उत्पीड़न, विभेद को अंत करके समतामूलक समाज निर्माण करके, समाजवाद निर्माण करके आगे बढ़ने का ना दिशा निर्देश देता है, सलाह देता है। इसलिए यहाँ के कैसे मार्क्सवादी लोग हैं कि ये एक नस्ल के सत्ता को कायम टिकाने के लिए हर किस्म से व्याख्या करके तर्क देते हैं। तो ये लोग इस तरह का वकील जानता है कि मेरा मुंह वकील मैंने गलत करके आया, फिर भी उसका धर्म है उसके पक्ष में न्यायाधीश के सामने इजलास में तर्क करना, बहस करना। उसी तरह यहाँ के कम्युनिस्ट लोग हैं। इन लोगों को मालूम है कि हम लोग मधेश के जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन ढाक छुप करने में माहिर है, ढाक छुप करते हैं। तो इसलिए बेईमान कौन ज्यादा कौन कम ये बात नहीं, सब मधेश की समस्या पर सब बराबर बेईमान है। तरीका अलग अलग है। आपसे पूछा जाए तो ये जो अभी पार्टी बनी है कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, इसका भविष्य, इन लोगों की एकता क्या लगती है आपको? देखिए कितने दीर्घायु हो सकता है इनके? देखिए आयु का तो आकलन नहीं किया जा सकता, ये तो अभ्यास है, प्रयास है। नेपाल में बहुत दिन से लोग 2006 साल में जब कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुआ, कुछ दिन चला, उसके बाद विखंडन शुरू हुआ, सैकड़ों चीरा में बंट गया। उसके बाद एक चरण आया, एकीकरण शुरू हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे समूह एकीकृत हुए, जो बाद में नेकपा एमाले के स्वरूप में आया। उसके बाद से कुछ समूह को मिलकर प्रचंड जी, बाबूराम जी चले गए जंगल में, हथियार वो लोग भी कुछ समूह लोग एकीकृत किए थे, दो धार हुआ, एक जंगल एक बाहर का। फिर कालक्रम के दौरान में दोनों एकीकृत हुए। ये अच्छी बात है देश के लिए भी और आम जनता के लिए भी। और नेपाल के आम जनता की धारणा था कि कितने भाई मार्क्सवादी दर्शन लोग लेते हैं, आपस में फूट कर चलते हैं, संसार के मजदूर एक हो और अपने में मिल नहीं पाते हैं, तो एक हो कहकर था। ये भी एक प्रयास है। अब देखिए मिले हैं, अब आई तो अभी तो आकलन नहीं किया जा सकता कितना। अच्छा चलिए, आपने कहा कि ये दोनों का जो एकता है वो अच्छी बात है, ठीक है। हम और आप कार्यक्रम के अंत में हैं, समय बहुत कम है। एक अंतिम सवाल आपसे, तत्कालीन नेकपा एमाले जो सत्ता समीकरण में उस वक्त कांग्रेस के सहयात्री हुआ करते थे, माओवादी की जनयुद्ध कांग्रेस के विरुद्ध ही नहीं एमाले के विरुद्ध में भी था, मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त तो नेकपा एमाले कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन जिस तरह से दो शक्ति एमाले और माओवादी एक हो गए, राजपा और फोरम जिनके पास मधेसी जनता का सेंटिमेंट है, आप लोग एक क्यों नहीं हो सकते हैं? एक पार्टी में क्यों नहीं आ सकते हैं? देखिए दिक्कत क्या है? देखिए सब समय और परिस्थिति अनुसार होता है। कल तक लगता था कि माओवादी और एमाले का मिलन होगा, एकता होगा, नहीं लगता था, नहीं होता था, ये एक हो ही नहीं पाएगा। उत्तर साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे था, तो हम लोग दोनों तो साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे भी नहीं है। हम विचारधारा एक है,
फोरम और लाभदायक है जी। हाँ नहीं है, तो वो एक हो सकता है। तो समय और परिस्थिति परिपक्व होगा, एक वातावरण तैयार हो रहा है। मेरी भी इच्छा है फोरम और राजपा एक पार्टी बने, एक मधेश में एक मधेसी पार्टी रहे। कब होंगे आप लोग? क्योंकि ऐतिहासिक 6 महीना का आंदोलन हुआ, एक माहौल था, एक सेंटिमेंट था आप लोगों के पास, उस वक्त नहीं हो सके, तो अब क्या संभावना लग रहा है आपको? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, अब कम्युनिस्ट लोग भी तो जन युद्ध किए, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं हुए, बाद में हुए हैं। हम लोग इस आंदोलन में नहीं हो पाए तो अब नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं। हो सकते हैं जी। लेकिन हमको लगता है आने वाला दिन में धीरे 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 इस तरह का माहौल वातावरण बनता जाएगा और हम लोग एक होंगे। हम लोग भी अंदर से, मेरा भी पहला मिशन है कि दोनों पार्टी एक हो, मधेश आंदोलन का एक ही नेतृत्वकारी संगठन रहे, दोनों मिलकर एक रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी हार्दिक इच्छा है और जनता का भी चाहना यही है। देखिए नहीं, कल काटाकाट बाजा हो रहा था, तो कम से कम 2 नंबर प्रदेश में तो ये चुनाव में तो आया ना। ये कोई कल्पना किया था ये आएगा? नहीं किया था, लेकिन हुआ। तो हो सकता है कल इसी तरह का वातावरण निर्माण होते होते परिस्थिति एक ऐसा आएगा कि दोनों को आना ही पड़ेगा, और हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। आए, आप संभावना देख रहे हैं? संभावना है, असंभव तो कोई चीज नहीं है इस संसार में। आपने अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाकर अपन टेलीविजन से जो मुझे विचारधारा, मेरे विचार रखने का समसामयिक राजनीति में ये मौका दिया, इसके लिए आपको भी और अपन टेलीविजन के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना ही है, और अंतिम में जाते जाते सभी को नमस्कार है। दर्शकवृन्द, यी छले प्रहलाद गिरी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केंद्रीय सदस्य, आप प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सांसद, पर्सा जिला क्षेत्र नंबर 3 के खस निर्वाचित भेल छथिन। इनका संगे राजपा फोरम के जे गठबंधन के सरकार से प्रदेश नंबर 2 में, संघीय सरकार में फोरम गेला के बाद की हेतै प्रदेश नंबर 2 के राजपा फोरम गठबंधन के सरकार के भविष्य, एक चुनौती सब की छै, की समस्या सब भ सके, यावत विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम से एखन के लिए समय समाप्त भेला के कारणे अपने सबसे आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।